हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए। अब आज हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, आज हमको पढ़ना है कंजर्वेशन। अभी हमने ये देखा कि नेचुरल वेजिटेशन हमारे किस प्रकार से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर। और हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन दोनों मिलके हमारे लिए किस प्रकार से एक वैल्यूएबल रिसोर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर। ओके, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु जानवर ये सब मिलके ओके दे मेंटेन द इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम आपको पता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आपके जो प्लांट्स हैं उनका क्या रोल है। द प्लांट्स गिव अस फूड, फ्लावर, फॉडर, ओके, एंड सो मेनी थिंग्स विच वी रिक्वायर इन आवर लाइफ। एंड plants provide us with oxygen, and that oxygen is taken by inhaled by the animals, और फिर उसके बदले में एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं, जिसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ करके फिर दोबारा हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स मिलके आपस में इकोसिस्टम को मेंटेनेंस को बना के रखते हैं। ओके, अब ये जो एक हार्मनी होती है, एक बैलेंसिंग होती है, ये तब डिस्टर्ब होती है जब इसमें एक इंटरफेरेंस आता है जो कि करता है ह्यूमन, या फिर इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स। ओके, सो नेचुरल कॉजेस एंड द ह्यूमन इंटरफेरेंस कॉजेस लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब जो आपकी एक प्राकृतिक अवस्था है, यानी कोई जंगल है या कोई भी ऐसा स्थल है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं जो आराम से रह रहे हैं। अभी अगर किसी प्रकार का नेचुरल डिसास्टर आता है, लाइक इफ अर्थक्वेक कम्स और द फ्लड कम्स और लैंडस्लाइड ऑकर्स, देन व्हाट हैपन्स दैट लीड्स टू द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। यानी अगर वहाँ का जंगल ख़त्म हो गया, या फिर वहाँ की ज़मीन पूरी की पूरी भूस्खलन होकर चली गई, या अर्थक्वेक से वहाँ पे कुछ बर्बाद हो गया, बहुत सारे जानवर मर गए, पेड़ पौधे ख़त्म हो गए। ठीक, तो इससे क्या होता है, आपका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, इसमें दोनों कॉजेस काम करते हैं, जो आपका नेचुरल होता है, जो आपका ह्यूमन फैक्टर होता है। ओके, तो योर प्लांट एंड एनिमल बोथ दे all together maintain the ecosystem, and that ecosystem is disturbed when it is interfered by the natural causes or by the human factors. Okay, so now human and natural factors are responsible for the destruction of natural vegetation and wildlife. Okay, तो यहाँ हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, एक ह्यूमन और एक नेचुरल फैक्टर, जो कि इसके डिस्ट्रक्शन को लीड करता है। अब इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम कहते हैं कि भाई हमारा जो इकोसिस्टम है डिस्टर्ब हो गया, या नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो हमारी डिप्लीट हो रही है। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट इज योर डिफॉरेस्टेशन, देन सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बताया था, बहुत बड़े पैमाने पे जब पेड़ कटते हैं तो आपकी मिट्टी ढीली पड़ जाती है, उससे आपका क्या होता है, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जब आदमी आपका ह्यूमन माइनिंग कर रहा है और इट इज़ बिल्डिंग अ डैम, रिजर्वायर और एनीथिंग, देन व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ डिस्टर्बिंग द सरफेस एरिया, इट इज़ डिस्टर्बिंग द लैंड एंड द होल एनवायरमेंट। ओके, देन योर फॉरेस्ट फायर्स। अभी जो फॉरेस्ट फायर है, जंगल की जो आग है, ये दोनों कारणों से फैलती है। ओके, इफ देयर इज अ समर सीजन, ठीक है, गर्मी में क्या होता है, आपके पेड़ पौधे सूखे रहते हैं, घास पूरी सूखी रहती है, तो अगर किसी कारण से बहुत तेज़ हवा से वो दो सूखे पेड़ या कोई लकड़ियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, तो उससे भी आग पैदा हो जाती है। या फिर कई बार कोई आदमी जंगल में गया है, वो लकड़ी काटने या किसी भी काम से गया है, उसने स्मोकिंग की या मैच स्टिक यूज़ की और लापरवाही से उसको उसने प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया, तो ये भी एक
आग का कारण बनता है। ओके, और जब जंगल में आग लगती है तो बहुत बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन होता है। आप लोगों ने ऐसी बहुत सी न्यूज़ देखी होगी जहाँ पे अगर आग लगी जंगलों में तो न जाने कितने महीनों तक वो आग बुझ नहीं पाई, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था, बहुत हेक्टेयर में फैला था, ठीक है, और इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल था, जिसमें जाने कितने ही एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर सुनामी। यू नो द मीनिंग ऑफ सुनामी। ओके, सुनामी कैसे आती है? जब भी हमारे समंदर के नीचे कभी भी कोई प्लेट्स हैं, द प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है, अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, या फिर आपके कोस्टल एरिया में कोई लैंडस्लाइड होता है, या फिर कहीं वॉल्केनिक करप्शन होता है, बहुत से कॉजेस होते हैं जिससे जब कंपन होती है तो जो तरंगे पैदा होती है उससे वेव्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके ना, तो डिस्टर्बेंस से क्या होता है, ये जो लहरें होती हैं बहुत ऊंचाई तक अपना ये बहुत ऊंचाई तक बहकर आती हैं, और फिर ये बहुत बड़े एरिया को जो है पूरा एकदम फ्लड जैसा स्थिति हो जाता है। ओके, अगर आपको याद होगा तो 2004 में सुमात्रा में जो सुनामी आई थी इन द इंडियन ओशन, ओके, इट हैज़ क्रिएटेड मच डिवास्टेशन एंड आई थिंक मोर देन 2 लाख people died in the tsunami. Okay, then after that we have लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, ठीक है। अब भूस्खलन भी प्राकृतिक कारण से भी होता है, ह्यूमन फैक्टर से भी होता है। बहुत अधिक बारिश हो गई, ठीक है, तो बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा या चट्टान पत्थर कोई खिसक के नीचे आ गया, या फिर जैसे आपके ह्यूमंस हैं, ठीक, उन्होंने कहीं पे कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से ज़मीन कमज़ोर हो गई, ठीक, जैसे कि हम लोग माइनिंग में क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। ओके, ये सब भी कारण होते हैं जो लैंडस्लाइड का कारण बनते हैं। और नेक्स्ट इज योर एक्सटिंक्शन ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए एक्सटिंक्शन जो वर्ड है, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, ठीक है। अब कोई भी पौधे की या जानवर की प्रजाति क्यों विलुप्त होगी? जब उसका हद से ज़्यादा दुरुपयोग होगा, ठीक है। अभी प्लांट एक्सटेंट क्यों होते हैं? ओके, द प्लांट्स एक्सटेंट बिकॉज when due to some factors some kind of natural habitat is destroyed, ठीक है, यानी हमने किसी नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद कर लिया, वो नेचुरली भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर हमने कोई हाइब्रिड होगी, फॉरेन हाइब्रिड कोई पौधा हमने लाके वहाँ पे उस ज़मीन के हिस्से पे हमने उगा दिया, या फिर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका जो प्लांट वो भी एक्सटेंड कर जाते हैं। और एनिमल्स क्यों एक्सटेंड होते हैं? क्योंकि उनको लोग हंटिंग करते हैं। वाई? बिकॉज दे कलेक्ट देयर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि वो मार्केट में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो उनको उसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ओके, नाउ अब इसी के अंदर में आता है आपका पोचिंग। ओके, सो व्हाट इज पोचिंग? सो पोचिंग इट इज़ अ काइंड ऑफ इलीगल ट्रेडिंग, ठीक है। इलीगल ट्रेडिंग, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यानी एक ऐसा व्यवसाय जो कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसे अपराध ठहराया जाता है, ठीक है। तो पोचिंग उसी श्रेणी में आता है। पोचिंग का मतलब होता है हंटिंग, ठीक है, जानवरों को मारना, शिकार करना, ताकि हम उनके बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर सकें। सो पोचिंग इज डन फॉर द कलेक्शन ऑफ हाइड्स, स्किन, टीथ, फेदर्स, नेल्स एक्सेट्रा ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो पोचिंग करके हम जानवरों की खाल हो गई, हड्डियां हैं, या उनकी दांत हैं, पंख हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। और मेनली ऐसे एनिमल्स जिनको ज़्यादातर हंट किया जाता है इस पर्पज़ के लिए, उसमें आपके आते हैं टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोसोरस, डियर्स, पीकॉक, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। सभी को पता है कि जो आपका टाइगर है उसकी स्किन, एलिफेंट के दांत, राइनोसोर की सींग, डियर का स्किन, देन you kill peacock for its feathers, then crocodile is killed for its skin, ठीक है। लोग अपना जैकेट और जूते बनवाते हैं, ओके, एंड देन दे also decorate their house, so there are many uses for the animal parts, for that they do the poaching. Now, तो अब ये इतनी जो चीज़ें हैं जिस प्रकार से ये एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ओके, इट इज़ गेटिंग डिक्लाइंड। सो व्हाट मेजर शुड बी अडॉप्टेड? ऐसे हम कौन से स्टेप उठाएं जिससे कि हम इसको रोक सकें, और ये जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, ओके, और दिस योर वाइल्ड लाइफ विच इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स टू अस, इट कैन बी कंजर्व्ड। सो फर्स्ट पॉइंट इज बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्रिएटिंग अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग अवेयरनेस मीन्स लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, यानी लोगों को ये बताना कि आपके लिए जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, कितने कीमती हैं, ओके, तो लोगों को ये बताना, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस। नेक्स्ट इज योर
नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स शुड बी मेड. ओके, तो राष्ट्रीय उद्यान बनाना, ठीक है, जैसे कि हमारे देश में बहुत से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे आपका रणथंभौर है, ठीक है, फिर आपका जिम कॉर्बेट है. ओके, ऐसे बहुत से आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो ये नेशनल पार्क क्या होता है एक्चुअली, कोई ऐसा जंगल या कोई बहुत बड़ा एरिया जिसको कि गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है एंड बिकम्स रिजर्व. रिजर्व का मतलब ये होता है जिसमें कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, लोग ताकि उसकी इलीगल हंटिंग ना कर सके, वहाँ पे वो लोग जो है ये पोचिंग ना कर सके. ओके, सो दैट दे कैन नॉट किल एंड हंट द एनिमल्स, ताकि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सके. इसीलिए आपकी ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं. और उसी प्रकार से आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी बहुत सारे पार्क्स और सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स. ये क्रीक्स क्या है? क्रीक्स मीन्स नदी, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं तो कोई छोटी नदियाँ, ठीक है. तो जितनी भी नदी हो गई या झीलें हो गई या फिर वेटलैंड हो गए, ठीक है. अभी झील में भी आपके देश में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे आपका लोकटक झील है, ठीक है, आप उसके एग्जांपल डल लेक है, ठीक, ये सब आप लोग देख सकते हैं. द नेक्स्ट इज वेटलैंड. वेटलैंड क्या है? वेटलैंड का मतलब कोई भी दलदली इलाका, ठीक है, जहाँ पे एकदम कीचड़ और पानी हमेशा बना रहता है. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो एक बहुत बड़ा हमारे देश में जो एक वेटलैंड है वो है आपका सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, जिसमें कि आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ओके, अब ये जो आपके ये इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर, योर लेक्स एंड रिवर्स. ओके, एंड दिस वेटलैंड ऑल्सो, वेटलैंड का यूज ये है कि इसकी जो जड़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा मिट्टी पकड़ के रखती हैं. ओके, और यहाँ पे बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं, जीव जंतु, जिसको ये लोग एक घर की तरह काम करते हैं, जो कि यहाँ पे आके रहते हैं, ठीक है. तो ये एक रिजर्वायर की तरह है, मतलब ये बहुत सारे रिसोर्सेज को क्या करता है? प्रिजर्व करके रखता है. ओके, सो इट शुड बी प्रिजर्व, शुड बी मेंटेन्ड. अब जैसे आपका ये जो वेटलैंड है, वेटलैंड का एक बहुत बड़ा यूज तभी देखने में आता है जब समंदर में साइक्लोन आता है. ओके, व्हेन द साइक्लोन कम्स या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो ये वेटलैंड में क्या होता है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो एक रो में पूरी के पूरे बीच में लगे रहते हैं, तो जब बहुत तेज़ पानी आता है तो उस पानी के बहाव को क्या करता है, ये रोक लेता है, बहुत हद तक इसको कम करता है, इससे आपकी मिट्टी भी बचाता है. ओके, सो दैट्स वाई योर क्रीक्स, योर लेक्स एंड योर वेटलैंड शुड बी प्रिजर्व्ड टू सेव द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, ताकि जो भी संसाधन हमको इनके जरिए से मिल रहे हैं वो डिप्लीट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए. ओके, नेक्स्ट इज योर स्टॉप किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इनडिस्क्रिमिनेटली विच लीड्स टू वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. अब ये जो एनिमल्स और बर्ड्स की हंटिंग हो रही है, ठीक है, इसको हमको रोकना है, क्योंकि अगर इसी प्रकार से लगातार हंटिंग होती रहेगी तो ये क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज योर बाय द अवेयरनेस प्रोग्राम्स. अवेयरनेस प्रोग्राम्स मतलब यहाँ हमने कहा क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है. इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? वी हैव टू क्रिएट सम प्रोग्राम्स, ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं. जैसे आपका क्या है, योर सोशल फॉरेस्ट्री इज देयर, देन योर वन महोत्सव इज देयर. व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब आपके पास जंगल तो हैं, पेड़ पौधे तो हैं, वो तो नेचर ने आपको दे के रखा है. इसके अलावा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि आप अपनी तरफ से भी पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, क्योंकि आप जब और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो इससे वो आप ही के काम आएगा. यू विल गेट द फ्रूट्स, यू विल गेट द फॉडर. ओके, तो सोशल फॉरेस्ट्री यानी लोगों को प्रेरित करना कि आप अपनी तरफ से और भी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं. अब चाहे रूरल एरिया में हो या फिर जंगल के लोग हों, कोई भी हो, मेगा सिटीज़ के हों, सभी लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना. तो नेक्स्ट इज योर वन महोत्सव, वन का उत्सव, ठीक है, यानी ये जो है एक उत्सव की तरह मनाया जाता है. उत्सव माने जैसे इसमें क्या होता है कि ये जुलाई के पहले वीक में सेलिब्रेट होता है, जिसमें पूरे हफ्ते लोग जो है पेड़ पौधे लगाते हैं. और ये मुंशी जी द्वारा शायद शुरू किया गया था 1950 में, ठीक है. वो शायद यूनियन मिनिस्टर थे उस वक्त, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, जिन्होंने इसकी शुरुआत की. और तब से ये हर साल जुलाई के महीने में इसको एक हफ्ते के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, नाउ एंड व्हाई इट इज डन? इट इज फॉर द एनकरेजमेंट एंड इट इज एनकरेज, यानी लोगों को प्रेरित किया जाता है, जस्ट सो दैट द पीपल लव द
environment, and they should plant the more and more trees. Now next is your bird watching and visiting nature camp should be initiated in children. ठीक है, मेनली ये बच्चों के लिए कहा जाता है. ठीक है, कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, हमको उनको प्रेरित करना चाहिए बर्ड वॉचिंग के लिए. अभी बर्ड वॉचिंग क्या होता है? बर्ड वॉचिंग यानी जैसे अभी तो सबकी लाइफ मोबाइल और लैपटॉप तक सीमित हो गई है. आजकल के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके दे मोस्टली गेट इन्वॉल्व देयर वीडियो गेम्स एंड ऑल. बट व्हाट वी पीपल शुड डू, वी शुड motivate them to get up early in the morning, plant some trees, you should plant a garden, and when the birds come you should motivate them to see the birds. क्योंकि जब आप एक बार बर्ड्स को वॉच करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि बर्ड अलग अलग तरह की हैं, सबके कलर अलग हैं. ठीक है, सबकी बीक की साइज अलग है, क्लॉज अलग हैं, एंड देयर फूड हैबिट्स इज ऑल्सो डिफरेंट. एंड व्हेन दे चिर्प, जब वो चहकती हैं तो सबकी आवाज़ बहुत अलग होती है. ओके, और ये वाकई बहुत अच्छा होता है देखने में. और मुझे लगता है आपके पास जगह कम हो या ज़्यादा हो, आपका घर बड़ा हो या छोटा हो, उसके बाद भी आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप पौधे ज़रूर लगाएं. क्योंकि मैंने भी एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, मैंने भी एक छोटा सा गार्डन अपने घर में लगाया है, और मैं सुबह उठ के वहाँ पर बहुत तरह तरह की चिड़िया देखती हूँ. ठीक है, और वाकई इट इज़ इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग. और उसमें जब आप देखेंगे तो एक ही पौधे में, एक ही फूल में चिड़िया की जो फूड हैबिट्स हैं, यानी some birds they eat the leaves, and some birds what they do, they put their beaks inside the flower and they suck the nectar. ठीक है, तो और कुछ कीड़े हैं, कुछ चिड़िया हैं जो कि हाँ आसपास बड़े घर में चीनी के दाने डाले हैं तो चीनी भी खाती हैं, या गमलों में चावल के दाने वो खाएंगी. और कुछ क्या करेंगी, उसी गमले में से चावल ना उठा के क्या करेंगी, कीड़े उठा के खाएंगी. ओके, तो ये सब आप लोगों को भी एक बार देखना चाहिए. इट इज़ वेरी नाइस. सो ये मोस्टली जो है बच्चों के लिए कहा गया है, ताकि बच्चे जो है आपका नेचर से कनेक्ट हो सकें. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर विजिटिंग द नेचर कैंप्स. नेचर कैंप्स का मतलब क्या होता है कि खाली टाइम में बच्चों को ले जाके किसी छोटे मोटे जंगल में या किसी ऐसी हरियाली हो जहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे हो, वहाँ पे उनको थोड़ा सा कैंप लगा के, टेंट लगा के उनको रहने के लिए मोटिवेट करना, ताकि वो नेचर के कांटेक्ट में आ सकें. एंड दे शुड लव एंड रिस्पेक्ट देयर नेचर एंड ऑल द वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स. ओके, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी है जो कि इसको हम जैसा सिखाएंगे वैसा ही उस चीज़ को करेगी. अगर हमने बचाया तो इनके लिए बचा रहेगा, और अगर हमने ख़त्म कर दिया तो ये इसके बारे में जान भी नहीं पाएंगे. एनी हाउ, नाउ नेक्स्ट इज योर मेनी कंट्रीज पास्ड लॉ अगेंस्ट किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. अब इसी के तहत, इन मेजर्स के अंतर्गत बहुत सी कंट्रीज़ ने जो है ऐसा कानून बना दिया है जिसके तहत अब बर्ड्स और एनिमल्स की किलिंग क्या हो गई है, इलीगल हो गई है. मीन्स इट इज़ एन अ crime. If you do this, it will be a kind of crime, and you will be charged some kind of punishment. You will be given punishment or you will be charged some money. Okay, और आपको जेल भी हो सकती है. ठीक, तो अभी इसी प्रोग्राम के तहत जो है एक आपका एक कन्वेंशन बना है. कन्वेंशन यानी जैसे हम एक ग्रुप बनाते हैं, सम्मेलन होता है, एंड यू नो द नेम ऑफ दिस इज CITES, CITES. तो यहाँ मैंने इसका फुल फॉर्म लिख रखा है, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. What do you mean by fauna? Fauna means animals and flora means plants. Okay, तो ये जो आपका कन्वेंशन है, ये एक एग्रीमेंट होता है देशों के बीच में, बहुत से देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है. उनके पास एक लिस्ट होती है, और उस लिस्ट में ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स का नाम होता है जो कि एक्सटिंक्शन के वर्ष पे जा रहे हैं. तो इन्होंने ये इसमें एग्रीमेंट कर रखा है कि ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स का किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड जो है वो नहीं किया जाएगा. ओके, सो दिस इज योर CITES. अंडरस्टूड? आई थिंक सो. टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू. सो लेट अस समराइज वंस मोर. सो टुडे व्हाट you have seen that plants and animals, they together maintain the ecosystem. ठीक है, पौधा चाहे छोटा हो बड़ा हो, एनिमल चाहे छोटा हो बड़ा हो. ओके, सी वी ह्यूमन बींग्स एंड एवरीथिंग व्हाट इज देयर ऑन द अर्थ. ओके, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ चेन. यानी ये पूरे का पूरा एक चेन, और हम लोग उसकी एक जितने भी लोग हैं सब एक कड़ी. इसमें से एक कड़ी भी अगर टूटेगी तो आपकी पूरी चेन क्या होगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी. ओके, इसीलिए हम सब मिलके इस इकोसिस्टम को
मेंटेन करते हैं और हमें करना भी चाहिए, और हमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि इसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस क्रिएट हो। ओके, तो अभी ह्यूमन फैक्टर भी होता है, नेचुरल फैक्टर भी होता है, जिसकी वजह से आपका ये डिप्लीशन की ओर जाता है, आपका नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। ओके, नाउ सो वी हैव सीन दैट deforestation, soil erosion, construction activities, forest fires, tsunami, landslide and extinction of plants and animals, ये सब जो है क्या करते हैं, सब डिप्लीशन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से मेजर्स हैं, मेजर जिसमें हम लोग क्या करें, प्लांट्स एनिमल्स की हंटिंग रोक दें, हम पोचिंग रोक दें। ठीक है, ताकि उनका कंजर्वेशन हो सके, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करें। देन we have to make more and more national parks, wildlife sanctuaries, and then we have to stop killing the birds and the animals, and then we have to create the awareness programs, वन महोत्सव, social forestry। फिर बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो पेड़ पौधे लगाएं, बर्ड्स को देखें, एनिमल्स को वॉच करें, प्रकृति के जितना हो सके उसके करीब जाएं। और इसी के तहत जो है बहुत से देशों ने मिलके एक कन्वेंशन बनाया है, जिसमें लोगों ने एग्रीमेंट किया, जिसमें कि बर्ड्स और एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पे जा रहे हैं, उनकी जो है इलीगल पोचिंग नहीं होगी और उनका इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड जो है वो नहीं किया जाएगा। ओके, सो दिस इज योर होल टॉपिक एंड आई थिंक टुडे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। और इसमें तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सी दिस वन लाइन, प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर मेंटेन द इकोसिस्टम, से हाउ, दिस इज क्वेश्चन से हाउ। सो आई थिंक अभी आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स का क्या रोल होता है, एनिमल्स का क्या रोल होता है, एनिमल किस प्रकार से प्लांट पे डिपेंड है, प्लांट कैसे एनिमल्स पे डिपेंड है। ठीक है, इसी प्रकार से इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, और कैसे इसको डिस्टर्ब किया जाता है, कैसे डिप्लीट होता है, इसमें दो फैक्टर हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, व्हाट इज पोचिंग यू शुड नो, देन what measures are adopted for the conservation, so you should know all these points. Okay, and what is CITES, you should know its full form and how it is actually working, in short आपको पता होना चाहिए। तो आज आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अगली क्लास में हम लोग आपकी बुक में, आपके चैप्टर में कुछ बॉक्सेस दे रहते हैं साइड में, उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ओके, मोस्टली इट इज़ बीन नेग्लेक्टेड while teaching in the class, so we will take those boxes which is important, I will explain you। okay, हम लोग देखेंगे उसमें क्या है ऐसा जो आपके लिए दे रखा है, जो आपके इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस कराऊंगी, एंड आफ्टर दैट योर होल चैप्टर विल बी completed and you will be ready to get full marks from this chapter। okay, till that time you please summarize this topic and please subscribe my channel Dear Future, here I come, and please press the notification bell so that you get all my notifications whenever I upload my video. Till that time, see you, bye bye।